नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। सभी भावी अध्यापक अध्यापिकाओं का, सभी शिक्षक बंधुओं का स्वागत अभिनंदन है टीटी फैमिली शिक्षकों के परिवार जायसवाल कोचिंग सेंटर पर, पावर्ड बाय शिक्षा ही प्रकाश है। बात करेंगे हिंदी भाषा शिक्षण की, बात करेंगे हिंदी पेडागॉजी की, बात करेंगे। और हिंदी पेडागॉजी में आज दोस्तों बहुत ही ये इम्पोर्टेंट गोल्डन वीडियो है एग्जाम के पहले जो कर रहे हैं। आपके 10 से प्लस यह आपके क्वेश्चंस, आपके नंबर कंप्लीट कर सकता है। और इसमें महत्वपूर्ण शिक्षण विधियों के बारे में आपके जो हिंदी पेडागॉजी का पूरा कंसेप्ट है सिलेबस के अकॉर्डिंग, महत्वपूर्ण 80 प्रश्नों का यह निचोड़ आपको मिलने वाला है। ठीक है, तो ये हिंदी पेडागॉजी के 80 जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, आपके 10 नंबर कंफर्म करने जा रहे हैं, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। गोल्डन वीडियो है एग्जाम के पहले, बहुत ही मेहनत के बाद यह तैयार किया गया है। तो इस मेहनत को सफलतापूर्वक सारे प्रश्नों को अटेंड कीजिए और बेहतरीन फीडबैक कीजिए कि इन 80 महत्वपूर्ण प्रश्नों में से आप लोगों का फीडबैक क्या है। बाकी सारे अभ्यास प्रश्न पत्र प्रैक्टिस पेपर चल रहे हैं, जिसकी लिंक आपको ऑलरेडी दे दी गई। तो चलिए देर न करते हुए इन महत्वपूर्ण 80 हिंदी शिक्षण शास्त्र के, हिंदी पेडागॉजी के 80 प्रश्नों को शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न आप लोगों के स्क्रीन पर है। पहला प्रश्न है, भाषा का मुख्य कौशल है लिखना, सुनना, पढ़ना, बोलना, निम्नलिखित में से सभी या उपरोक्त सभी। तो आप सभी लोग जानते हैं भाषा के मुख्य कौशल आपके 4 हैं। ठीक है, बोलना, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, ये चारों हो जाएंगे। तो यहाँ पर डी ऑप्शन आप लोगों का सही हो जाएगा। इसके बाद दिया गया है, दूसरा प्रश्न दिया गया है कि भाषा के मुख्य तत्व होते हैं ध्वनि, संकेत, चिन्ह या ये सभी होते हैं। सभी कमेंट कीजिएगा। तो भाषा के मुख्य तत्व ये सभी होते हैं, ध्वनि, संकेत, चिन्ह। डी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या दिया गया है कि बालक को भाषा शिक्षण की शिक्षा देने का माध्यम होना चाहिए राष्ट्रभाषा, मातृभाषा, द्वितीय भाषा, प्रादेशिक भाषा। सभी कमेंट कीजिएगा। आपका फीडबैक, आपका कमेंट सर्वोपरि है, शर्मान है। और आपका फीडबैक आ चुका है कि बालक को भाषा शिक्षण का या भाषा शिक्षण की शिक्षा देने का जो माध्यम होना चाहिए वह मातृभाषा होना चाहिए। बी ऑप्शन साथियों सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मातृभाषा का अर्थ होता है परिवार की भाषा, माँ की भाषा, पिता की भाषा या उपरोक्त सभी। सभी कमेंट कीजिएगा। मेरे प्यारे प्यारे भाइयों की प्यारी प्यारी बहनें, गृहिणी, जिनका सपना है गवर्नमेंट एग्जाम को फतेह करना, एग्जाम को शिक्षक भर्ती में सिलेक्शन पाना, सभी कमेंट कीजिएगा। तो मातृभाषा का अर्थ परिवार की भाषा भी होता है, और आपके माँ की भाषा भी होता है, और आपके पिता की भाषा भी होता है। तो अर्थात यहाँ पे उपरोक्त सभी की बात करेंगे। तो मातृभाषा का अर्थ परिवार, माँ, पिता, इन तीनों की भाषा हो जाएगी। पांचवा प्रश्न दिया गया कि मातृभाषा का मुख्य उद्देश्य क्या होता है मानसिक विकास, शारीरिक विकास, बौद्धिक विकास या उपर्युक्त सभी की बात करेंगे। देखिए, मातृभाषा का जो उद्देश्य होता है वह मानसिक, शारीरिक, बौद्धिक विकास, इन तीनों का विकास होता है। उपरोक्त सभी, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मातृभाषा की प्रमुख शिक्षण विधि कौन है आगमन विधि, निगमन विधि, अनुकरण विधि, उपर्युक्त सभी। तो आप सभी जानते हैं कि मातृभाषा की प्रमुख शिक्षण विधियों में सबसे जो प्रमुख होती वह होती है अनुकरण विधि। सी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। सातवां प्रश्न क्या दिया गया है कि भाषा अधिगम के कारण होते हैं। तो भाषा विज्ञान अधिगम के कारण, व्याकरण के, भाषा कौशल या उपर्युक्त सभी। तो भाषा अधिगम के कारण यहाँ पे क्या हो जाएगा, भाषा विज्ञान, व्याकरण एंड भाषा कौशल, ये तीनों हो जाएंगे। तो उपर्युक्त सभी यहाँ पे डी ऑप्शन सही हो जाएगा। आठवां प्रश्न, शिक्षण अधिगम प्रबंधन प्रत्यय के प्रवर्तक हैं बी.एस. ब्लूम, रॉबर्ट ग्लेसर, बी.ओ. स्मिथ, आई.के. डेविस। सभी कमेंट कीजिएगा। तो शिक्षण अधिगम प्रबंधन प्रत्यय के जो प्रवर्तक माने जाते हैं वह आपके आई.के. डेविस माने जाते हैं, नोट कर लीजिएगा। नवा प्रश्न साथियों, सभी मेरे प्यारे मित्र, सभी भावी अध्यापक अध्यापिकाएं, शिक्षक बंधु, ब्रदर्स, टीचर्स, सभी कमेंट कीजिएगा। शिक्षा के उद्देश्यों का वर्गीकरण किया है आपके रॉबर्ट मैगर ने, रॉबर्ट मिलर ने, बी.एस. ब्लूम ने या बी.ओ. स्मिथ ने किया है। तो आप सभी लोग जानते हैं शिक्षा के उद्देश्यों का जो वर्गीकरण है किसने किया है, हम बात कर रहे हैं बी.एस. ब्लूम की बात कर रहे हैं। जी हाँ, बी.एस. ब्लूम की वर्ग की शिक्षा के अंतर्गत सीखने के उद्देश्यों को वर्गीकरण से संबंधित है, जो ब्लूम टेक्सोनॉमी है।
ठीक है। ब्लूम की वर्ग की शिक्षा के अंतर्गत सीखने के उद्देश्यों के वर्गीकरण से संबंधित है। यह नाम बेंजामिन ब्लूम के नाम पर रखा गया है, जो उक्त वर्गीकरण सुझाने वाली समिति के अध्यक्ष थे, और ब्लूम टेक्सोनॉमी 1956 में बनाया गया था। अगला प्रश्न है साथियों, शिक्षा के उद्देश्यों का वर्गीकरण है ज्ञानात्मक, भावात्मक, क्रियात्मक या ये सभी हो जाएंगे। तो आप सभी जानते हैं शिक्षा के उद्देश्यों का जो शिक्षा के उद्देश्यों का वर्गीकरण होता है आपका ज्ञानात्मक, भावात्मक, क्रियात्मक, ये तीनों हो जाता है। तो ऊपर सभी वाला हमारा डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है कि सूक्ष्म से स्थूल की ओर शिक्षण सूत्र की पालना किस विधि में स्पष्ट दिखाई देता है? आगमन विधि में, निगमन विधि में, प्रदर्शन विधि में, या हम प्रोजेक्ट विधि की बात कर रहे हैं? सभी कमेंट कीजिएगा। तो सूक्ष्म से स्थूल, सूक्ष्म मतलब क्या होता है? छोटा होता है, और स्थूल मतलब बड़ा होता है। तो सूक्ष्म से जो है स्थूल की तरफ की बात कर रहे हैं कि शिक्षण सूत्र की जो पालना किस विधि में स्पष्ट दिखाई देता है वह है निगमन विधि। ठीक है, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रयोगशाला में कार्य करते समय विद्यार्थी किस विधि का अनुसरण करता है? आगमन विधि, निगमन विधि, प्रदर्शन विधि, प्रोजेक्ट विधि। आप सभी लोग भावी अध्यापक अध्यापिकाएं हैं, शिक्षक बंधु हैं। तो प्रयोगशाला में कार्य करते समय आपका जो विद्यार्थी है, बालक बालिका है, किस विधि का अनुसरण करता है? वह करता है, सभी लोग बताइएगा, किस विधि का करता है? वह दोस्तों आगमन विधि का करता है। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। प्राथमिक कक्षाओं के विद्यार्थियों के लिए कौन सी विधि आपकी दृष्टि से उत्तम होगी? व्याख्यान विधि, समस्या समाधान विधि, आगमन विधि, निगमन विधि की बात कर रहे हैं। तो प्राथमिक कक्षा में देखा जाए विद्यार्थियों के लिए जो आपकी दृष्टि से उत्तम होगी वह होनी चाहिए आगमन विधि। उदाहरण से नियम की ओर की बात करेंगे। अगला प्रश्न है, हिंदी भाषा में स्वरों की संख्याएं कितनी हैं? देखिए अभी एक बीच आपके 12 स्वर थे, ठीक है, लेकिन अभी जो है ली और जो ला वाला था उसको फिर अब नहीं माना गया है। तो हिंदी भाषा में स्वरों की संख्या जो है आपका यहाँ पे 11 ही होगा। ठीक है, पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। आप सभी जानते हैं व्यवस्थित करने के समूह को वर्णमाला कहते हैं, और हिंदी में उच्चारण के आधार पर 52 वर्ण हैं, इनमें 11 स्वर 41 व्यंजन हैं। लेखन के आधार पर 56 वर्ण होते हैं, इनमें 11 स्वर 41 व्यंजन और 4 संयुक्त व्यंजन हो जाते हैं। अगला प्रश्न है, हिंदी भाषा में मूल व्यंजनों की संख्या कितनी है? 40 है, 47 है, 31 है, 30 है? सभी कमेंट कीजिएगा। तो आपकी हिंदी भाषा में मूल व्यंजनों की जो संख्या है वह आपकी 33 है, नोट कर लीजिएगा। और हिंदी वर्णमाला की जन्मदात्री संस्कृत है। यदि संस्कृत में वर्णमाला का जन्म कैसे हुआ है जानना हो तो शिव पुराण आप प्रमाण है, आप लोग जान सकते हैं, देख सकते हैं। भाषा की प्रथम सार्थक इकाई होती है अक्षर, शब्द, वाक्य, कोई नहीं? सभी कमेंट कीजिएगा। तो भाषा की प्रथम जो सार्थक इकाई होती है साथियों, सभी लोग बताइएगा, हम बात करेंगे शब्द की। जी हाँ, शब्द वर्णों की सार्थक इकाई होती है, क्योंकि यह सिर्फ वर्णों के सार्थक मेल से ही बनती है। अगला प्रश्न है, गद्य साहित्य का मुख्य प्रकार या स्वरूप है आपका सृजनात्मक गद्य, वर्णात्मक गद्य, भावात्मक गद्य, या उपरोक्त सभी की बात करेंगे। तो अगला प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? गद्य साहित्य का मुख्य प्रकार या जो स्वरूप होता है वह साथियों आपका हो जाएगा क्या? सृजनात्मक गद्य की बात करेंगे। देखिए निजी जीवन में पत्र, डायरी आदि, साहित्य में कहानी, उपन्यास, निबंध, नाटक, जीवनी आदि लेखन का माध्यम गद्य ही होता है। गद्य का क्रमिक विकास हिंदी के आधुनिक काल के आरंभ से होता है, और गद्य का प्रयोग व्याख्या, तर्क, वर्णन एवं कथा के लिए होता है। और गद्य में किसी कथ्य को सहजता से, सरलता से एवं स्पष्टता से व्याख्या करने की क्षमता है। अगला प्रश्न दिया गया है कि गद्य शिक्षण की मुख्य विधि है उद्बोधन विधि, प्रवचन विधि, स्पष्टीकरण, या उपरोक्त सभी की बात करेंगे। तो गद्य शिक्षण की जो मुख्य विधि कहलाती है वह आपकी उद्बोधन, प्रवचन एंड स्पष्टीकरण, ये तीनों हो जाएगी। ठीक है, तो गद्य शिक्षण की मुख्य विधियाँ आपकी ये तीनों विधियाँ हो जाएंगी, इसलिए हमारा जो फोर्थ ऑप्शन है उपरोक्त सभी वाला सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, माध्यमिक स्तर पर गद्य शिक्षण की विधि प्रयोग में ली जाती है अर्थबोध विधि, प्रवचन विधि, स्पष्टीकरण विधि, या उपरोक्त सभी की बात करें? सभी कमेंट कीजिएगा। और आपका फीडबैक कमेंट आ चुका है, हम किसकी बात कर रहे हैं? देखिए माध्यमिक स्तर में गद्य शिक्षण की विधि के प्रयोग की बात करें तो आपका अर्थबोध विधि भी होता है,
प्रवचन विधि भी होता है और स्पष्टीकरण विधि भी होता है। इसलिए यहाँ पे आपका उपर्युक्त सभी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। सभी कमेंट कीजिएगा। आपका प्रत्येक कमेंट फीडबैक सर्वोपरि है, सम्मान है। सभी शिक्षक बंधु यहाँ पे कमेंट कीजिएगा। टॉप 80 प्रश्न आपके हिंदी पेडागोजी के, हिंदी शिक्षा शास्त्र के, जो आपके के लिए अधिकतम 15 प्रश्न आएंगे हिंदी पेडागोजी में। ठीक है, तो यहाँ पे 5 से लेके 10 नंबर आपके कन्फर्म करने जा रहा है। ये गोल्डन वीडियो, गोल्डन अपॉर्चुनिटी है दोस्तों। ठीक है, सभी कमेंट कीजिएगा। तो व्याकरण शिक्षण की मुख्य विधि आपकी आगमन है, निगमन है, आगमन निगमन दोनों है, इनमें से कोई नहीं। तो प्रत्येक क्लास, प्रत्येक प्रैक्टिस पेपर में हम बात कर चुके हैं कि व्याकरण शिक्षण की जो मुख्य विधि कहलाती है वह आगमन निगमन दोनों विधियां कहलाती है। सी ऑप्शन यहाँ पर आप लोगों का सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, गद्य शिक्षण की प्रभावशाली शिक्षण प्रविधि है, व्याख्या, स्पष्टीकरण, प्रत्यक्ष या इनमें से कोई नहीं। तो आप सभी जानते हैं कि गद्य शिक्षण की प्रभावशाली जो शिक्षण प्रविधि होती है वह स्पष्टीकरण विधि होती है। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कविता का अर्थ होता है रागात्मक प्रवृत्तियों का संशोधन, जीवन की समालोचना या संगीतात्मक विचार अभिव्यक्ति या उपयुक्त सभी। देखिए, कविता का अर्थ पूछा जा रहा है, तो कविता का अर्थ रागात्मक प्रवृत्तियों का संशोधन भी होता है, जीवन की समालोचना भी होता है और संगीतात्मक विचार अभिव्यक्ति भी होता है। तो उपयुक्त सभी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है साथियों, कविता शिक्षण का उद्देश्य होता है स्वस्थ मनोविनोद, स्मृति शक्ति का विकास, कल्पना शक्ति का विकास या उपरोक्त सभी। तो कविता शिक्षण का जो उद्देश्य होता है साथियों, स्वस्थ मनोविनोद भी होता है, स्मृति शक्ति का विकास भी होता है और कल्पना शक्ति का विकास भी होता है। तो उपरोक्त सभी यहाँ पे डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि कविता शिक्षण की मुख्य विधि कौन सी है, व्याख्या विधि, प्रश्नोत्तर विधि, गीत व अभिनय विधि या उपरोक्त सभी विधि। तो आप सभी जानते हैं, भली भांति जानते हैं, समझते हैं कि कविता शिक्षण की मुख्य विधि व्याख्या विधि भी है, प्रश्नोत्तर भी है और गीत व अभिनय तो प्रमुख ही कहलाती है। तो यहाँ पे उपरोक्त सभी डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, व्याकरण शिक्षण का उद्देश्य नहीं है, नेगेटिव नकारात्मक प्रश्न है, ज्ञान, कौशल, ज्ञान उपयोग, मनोरंजन। तो आप सभी लोग जानते हैं व्याकरण शिक्षण का क्या उद्देश्य नहीं है, मनोरंजन उद्देश्य नहीं होता है। इसलिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, व्याकरण शिक्षण की प्रवृत्ति है साहित्यिक है, व्यवहारिक है, दोनों है या कोई नहीं। तो आप सभी भली भांति जानते समझते हैं कि व्याकरण शिक्षण की जो प्रवृत्ति मानी जाती है साहित्यिक और व्यवहारिक दोनों मानी जाती है। इसलिए यहाँ पर आप लोगों का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। व्याकरण अनुवाद विधि की प्रमुख विशेषताएं हैं कि इस विधि को भंडारकर विधि भी कहा जाता है। जो व्याकरण अनुवाद विधि होती है इस विधि को भंडारकर विधि भी कहा जाता है, क्योंकि डॉक्टर रामकृष्ण गोपाल भंडारकर द्वारा अपनाए जाने के कारण इसको भंडारकर विधि भी कहा जाता है। और संस्कृत में आपको यह आपको भंडारकर विधि अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगी। इसलिए कहते हैं हिंदी की अगर आपने तैयारी कर ली तो जो दूसरी भाषा की तैयारी है वह आसान कर देता आपके लिए। भाषा शिक्षण का मूल आधार होता है मौखिक, लिखित दोनों या साहित्यिक होता है। तो सभी जानते हैं भाषा शिक्षण का जो मूल आधार होता है वह मौखिक और लिखित दोनों होता है। ठीक है, इसलिए हमारा सी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। कोई भी डाउट हो आप लोग अपना अपना फीडबैक, अपना अपना कमेंट कर सकते हैं। प्रत्येक भाई बहन का कमेंट फीडबैक सर्वोपरि है, सर्वमान्य है। अगला प्रश्न है, देखो और लिखो शिक्षण विधि प्रयुक्त करते हैं मौखिक रचना में, निबंध रचना में, शुद्ध अभिव्यक्ति में, उपरोक्त सभी में करते हैं। तो देखो और जो लिखो शिक्षण विधि होती है वह किस पर प्रयुक्त की जाती है, तो वह निबंध रचना में की जाती है। देखो और लिखो, ठीक है भाई, निबंध में अगर कोई चीज़ है देखो और लिखो जो शिक्षण विधि प्रयुक्त की जाती है वह निबंध रचना में की जाती है। तो यहाँ पे आपको उपयुक्त सभी वाला ऑप्शन नहीं करना है। द्वितीय भाषा शिक्षण की विधियां हैं प्रश्नोत्तर विधि, अनुवाद विधि, व्याख्यान विधि या इनमें से कोई नहीं। सभी जानते हैं। देखिए, द्वितीय भाषा शिक्षण विधि की अगर बात करें तो वह आपकी अनुवाद विधि हो जाएगी। बी ऑप्शन यहाँ पर आप लोगों का सही हो जाएगा। ठीक है, और अगर ये पूछा जाए कि द्विभाषा विधि के प्रवर्तक कौन है तो आपके प्रवर्तक डोटसन महोदय जी हैं। अगला प्रश्न है, द्वितीय भाषा शिक्षण का विषय है अभ्यास करना, ध्वनियों का बोध, शुद्ध उच्चारण या उपयुक्त सभी। तो आप भली भांति जानते हैं, समझते हैं कि द्वितीय भाषा का जो शिक्षण का विषय होता है वह अभ्यास करना भी है, ध्वनियों को बोध भी करना है और शुद्ध उच्चारण भी करना है। इसलिए उपयुक्त सभी वाला जो हमारा फोर्थ ऑप्शन है वह साथियों सही हो जाएगा। 30 प्रश्न कंप्लीट कर चुके हैं, क्योंकि द्वितीय भाषा शिक्षण की प्रत्यक्ष विधि का
मुख्य सिद्धांत यह है कि जिस प्रकार बालक सुनकर एवं अनुकरण के द्वारा मातृभाषा सीख जाता है, उसी प्रकार वह दूसरी भाषा भी सीख सकता है। कहने का तात्पर्य यह है कि बातचीत और मौखिक अभ्यास द्वारा दूसरी भाषा। चलिए अब बात करेंगे अगले प्रश्न की। द्वितीय भाषा के व्याकरण का मातृभाषा में शब्दशः अनुवाद किस विधि में किया जाता है? द्विभाषी विधि, प्रत्यक्ष विधि, अनुकरण या व्याकरण अनुवाद विधि, या इनमें से कोई नहीं। तो द्वितीय भाषा के व्याकरण का जो मातृभाषा में शब्दशः अनुवाद जो विधि किया जाता है, वह साथियों की जाती है व्याकरण अनुवाद विधि की बात करें। यहाँ पर आप लोगों का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। आइए बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न दिया गया है, पर्यवेक्षित अध्ययन विधि के प्रवर्तक हैं आपके BS ब्लूम हैं, DG मोरविन हैं, डेविस हैं, किलपैट्रिक हैं। सभी कमेंट कीजिएगा। तो पर्यवेक्षित अध्ययन विधि के जो प्रवर्तक कहलाते हैं साथियों, वह आपके कौन कहलाते हैं? DG मोरविन कहलाते हैं। और यह TT एग्जाम में आपके प्रश्न पूछा गया प्रश्न है, रिपीटेड प्रश्न है और आपका यह संभावित प्रश्न है। अगला प्रश्न यहाँ पे दिया गया है कि शिक्षक के निर्देशन में मंत्रणा के द्वारा जो है छात्र स्वतंत्र होकर स्वाध्याय के द्वारा इस विधि में रचना को पूर्ण करते हैं। आपके डाल्टन विधि, समवाय विधि, प्रदर्शन विधि या व्याख्या विधि की बात करें। सभी कमेंट कीजिएगा। यहाँ पे बहुत ही अच्छा बेहतरीन प्रश्न है। इस प्रश्न को हम VVIP कैटेगरी पर रखेंगे। वेरी इंपॉर्टेंट यह प्रश्न है कि शिक्षक के निर्देशन में मंत्रण के द्वारा जो है छात्र स्वतंत्र होकर स्वाध्याय के द्वारा जिस विधि या रचना में पूर्ण करता है, वह हमारी कहलाती है साथियों डाल्टन विधि की बात करें। पहला ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। आगमन विधि में निम्न में से किस शिक्षण सूत्र पर आधारित होता है? उदाहरण से नियम की ओर, ज्ञात से अज्ञात की ओर, नियम से उदाहरण की ओर, सूक्ष्म से स्थूल की ओर की बात करेंगे। तो आगमन विधि निम्न में से किस शिक्षण सूत्र पर आधारित होता है? सभी यहाँ पे कमेंट कीजिएगा। देखिए, जब भी आगमन का नाम आता है, उदाहरण से नियम की ओर शिक्षण सूत्र लागू होता है। जब भी आपके निगमन का नाम आता है, नियम से उदाहरण की ओर शिक्षण सूत्र लागू होता है। आइए बात करेंगे अगले प्रश्न की। आगमन विधि में किस शिक्षण सूत्र का पालन किया जाता है? आगमन में किसमें? सभी लोग बताइएगा। आगमन विधि में किस शिक्षण सूत्र का पालन किया जाता है? तो आगमन विधि में सभी लोग बताइएगा। प्रश्न यहाँ पे देखिएगा, किस शिक्षण सूत्र का पालन नहीं की होता है? तो आप जानते हैं आगमन विधि में जो है आपके नियम से उदाहरण शिक्षण सूत्र का पालन नहीं होता है। बाकी स्थूल से सूक्ष्म, ज्ञात से अज्ञात और विशिष्ट से समान आगमन विधि शिक्षण सूत्र का पालन होता है। स्थूल से सूक्ष्म, स्थूल मतलब बड़ा से छोटा, ज्ञात से अज्ञात की ओर और विशिष्ट से सामान्य की ओर, ये हमारे आगमन विधि शिक्षण सूत्र। लेकिन नियम से उदाहरण आपका निगमन का होगा, ना कि आगमन का। इसलिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमारा सी ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि नेगेटिव नकारात्मक प्रश्न है तो नकारात्मक ऑप्शन को हम कलेक्ट करेंगे। शिक्षक पहले उच्चारण करता है तथा छात्र बाद में उन्हीं शब्दों को उच्चारण करते हैं। यह विधि अनुकरण विधि है, व्याख्यान विधि है, ध्वन्यात्मक विधि है, इनमें से कोई नहीं। तो आप सभी लोग जानते हैं जब आप लोग भावी अध्यापिका बनेंगे, शिक्षक बनेंगे, क्लास में जाएंगे, जब पढ़ाएंगे बच्चों को, ठीक है, कक्षा में विद्यालय में प्रवेश करेंगे, जब पढ़ाएंगे तो जब आप पहले उच्चारण करते हैं, फिर आपका जो पढ़ाए हुए जब बाद में छात्र उच्चारण करते हैं, तो ये जो विधि कहलाती है वह अनुकरण विधि कहलाती है। पहला ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला है निम्न में से जो है खेल विधि नहीं है। किंडरगार्टन विधि, डाल्टन विधि, मॉन्टेसरी विधि। आप सभी जानते हैं इन तीनों विधियां जो है खेल विधि हैं, और इन तीनों विधियों को अच्छे तरीके से पढ़ लीजिएगा। इन तीन विधियों में से 1 से 2 प्रश्न आपके एग्जाम पर जरूर पूछा जाएगा, ठीक है, नोट कर लीजिएगा। तो इन तीन विधियाँ बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के दृष्टि से देखा जाए, ठीक है। इन तीन विधियों को अच्छे तरीके से किसी बुक में आपके कंसेप्ट दिया हो तो आप लोग जरूर पढ़ लीजिएगा, ठीक है। व्याख्या विधि आपके खेल विधि नहीं कहलाती। अगला प्रश्न है, लेखन शिक्षण की मुख्य विधि नहीं है। पेस्टोलॉजी, मॉन्टेसरी, जैक्टार्ट, व्याख्या। तभी हम बात कर चुके हैं लेखन शिक्षण की जो मुख्य विधियां कहलाती हैं वह आपकी पेस्टोलॉजी, मॉन्टेसरी और जैक्टार्ट, लेकिन आपकी व्याख्या विधि जो है नहीं होगी, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस आप लोगों को यहाँ पे डी ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। आई होप सभी प्यारे मित्र सभी प्रश्न को अच्छे तरीके से अटेंड कर रहे होंगे। आइए बात करते हैं अगले प्रश्न की। देखिए, चारों विधियों को क्रमशः शब्द विधि, वाक्य विधि, चित्र और शब्द विधि तथा वाक्य चित्र विधि कहा जाता है। विश्लेषण विधि वाचन शिक्षण की दृष्टि से अधिक उपयोगी है, लेकिन लेखन शिक्षण हेतु अधिक उपयोगी नहीं, ठीक है। विश्लेषण क्या होती है? वाचन शिक्षण की दृष्टि से अधिक उपयोगी होगी, लेकिन लेखन से नहीं होती, क्योंकि लिखने में अक्षर विशेष पर ध्यान करना पड़ता है।
आइए बात करते हैं अगले प्रश्न की। वाचन शिक्षण की प्रमुख विधि है अनुकरण विधि, संप्रेषण विधि, उपयुक्त दोनों या इनमें से कोई। तो वाचन शिक्षण की जो प्रमुख विधि कहलाती है, सभी कमेंट कीजिएगा कौन सी कहलाती है, तो अनुकरण और संप्रेषण दोनों विधियाँ। ठीक है, अगर वाचन शिक्षण की दृष्टि से देखा जाए तो आपके अनुकरण और संप्रेषण विधि, ये दोनों विधियाँ जो है प्रमुख विधियों की बात करेंगे। अगला प्रश्न है, लगभग आधे प्रश्न कंप्लीट करने जा रहे हैं। 40 नंबर प्रश्न है कि भाषा शिक्षण में शुद्ध उच्चारण के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? श्यामपट्ट, लिंग्वाफोन, ग्रामोफोन या एपिस्कोप का प्रयोग किया जाता है। तो आप सभी लोग जानते हैं कि भाषा शिक्षण में जो शुद्ध उच्चारण के लिए जो प्रयोग किया जाता है वह किसका किया जाता है? लिंग्वाफोन का उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, इकाई पाठ योजना के प्रवर्तक हैं किलपैट्रिक हैं, मॉरिसन है, ब्लूम है या डेविस है? सभी कमेंट कीजिएगा। तो इकाई पाठ योजना के प्रवर्तक कौन कहलाते हैं सभी? तो हम जानते हैं मॉरिसन की बात करेंगे। जी हाँ, मॉरिसन ने 1926 में पाठ योजना के क्षेत्र में एक नवीन उपागम को प्रतिपादित किया, जिसे मॉरिसन उपागम या इकाई प्रणाली के नाम से जाना जाता है। इस प्रणाली का मूलभूत सिद्धांत ज्ञान प्राप्त करने के लिए प्रक्रिया को ज्ञान की एकता है। आइए बात करेंगे अगले प्रश्न की। हर्बर्ट की पंचपदी पाठ योजना उपागम में कितने सोपान या पद हैं? 5, 6, 7, 8। तो इनके नाम पर ही हमारा उत्तर है हर्बर्ट पंचपदी। पंचपदी अर्थात इसमें कितने उपागम सोपान पद है? 5 की बात करेंगे। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। कौन कौन से पहला में आता है? प्रस्तावना और उद्देश्य कथन, दूसरा प्रस्तुतिकरण, तीसरा तुलना, चौथा सामान्यीकरण और पांचवा प्रयोग हो जाता है। अगला प्रश्न है, भाषा शिक्षण में मूल्यांकन उपागम के प्रवर्तक हैं मॉरिसन, किलपैट्रिक, बीएस ब्लूम या किलपैट्रिक या किकपैट्रिक की बात करें। तो भाषा शिक्षण में मूल्यांकन उपागम के प्रवर्तक की आप बात करते हैं तो बीएस ब्लूम महोदय की बात करेंगे। अगला प्रश्न है, वस्तुनिष्ठ परीक्षा की विशेषता नहीं है। देखिए, वस्तुनिष्ठ परीक्षा में विश्वासनीयता होती है, वैधता होती है और एक ही उत्तर होता है, लेकिन कई उत्तर नहीं होते हैं। तो वस्तुनिष्ठ परीक्षा की क्या विशेषता नहीं है? आपका डी ऑप्शन जो विशेषता नहीं होती है। अगला प्रश्न है कि निम्न में से व्याकरण शिक्षण की विधि नहीं है। देखिए, आप सभी लोग जानते हैं व्याकरण शिक्षण की बात करें तो सूत्र विधि आपकी व्याकरण शिक्षण विधि है। आगमन निबंध व्याकरण के लिए प्रमुख शिक्षण विधि मानी जाती है और आपकी समवाय विधि भी है व्याकरण शिक्षण की विधि है। लेकिन आपकी जो व्यास विधि है, यह व्यास विधि आपकी व्याकरण शिक्षण की विधि नहीं कहलाएगी। ठीक है, तो व्याकरण शिक्षण की विधि कौन नहीं है? आपकी व्यास विधि नहीं है। बाकी सूत्र विधि, आगमन निगमन विधि, समवाय विधि, ये तीनों जो है व्याकरण शिक्षण की विधियां हो जाएंगी। अगला प्रश्न है जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ पे आप लोगों की स्क्रीन पर दिया गया है कि रचना, कहानी, पद्य आदि की शिक्षा देने के लिए साथ साथ ही प्रसंग व अवसरानुकूल व्याकरण की शिक्षा दी जाती है। यह विधि समवाय विधि, भाषा संसर्ग विधि, आपका आगमन विधि या इनमें से कोई नहीं। देखिए साथियों, समवाय विधि की बात करेंगे। समवाय विधि में क्या होता है, ध्यानपूर्वक समझिएगा। रचना, कहानी, पद्य आदि की शिक्षा देने के साथ साथ ही प्रसंग और अवसरानुकूल व्याकरण की शिक्षा दी जाती है। यह क्या होती है? हमारी समवाय विधि कहलाती है। ठीक है, पहला ऑप्शन जो यहाँ पर सही हो जाएगा। आई होप सभी प्यारे मित्र अच्छे तरीके से प्रत्येक प्रश्न को अटेंड कर रहे हैं। ये लगातार वीडियो रिकॉर्ड किया जा रहा है। अब आप सोच सकते हैं पहले तो इन महत्वपूर्ण प्रश्नों को कलेक्ट करना, सही आंसर कलेक्ट करना, फिर ये वीडियो को क्रिएट करना और इतने टाइम लगातार, ठीक है, स्पीच देना, फिर इसको एडिटिंग करना, तब फिर आपके पास पहुँचता है। ठीक है, तो ये मेहनत होती है। जब आप लोग सपोर्ट करते हैं, इसी तरह सपोर्ट करते रहिए, फीडबैक करते रहिए, क्योंकि मेहनत जारी है, क्योंकि माँ सरस्वती जी की अभिनंदना प्रार्थना हमें उनका आशीर्वाद बना हुआ है। ठीक है, चलिए सभी कमेंट कीजिएगा। तो पाठ्य योजना निर्माण का जो सर्वाधिक लाभ मिलता है वो किसको मिलता है? शिक्षार्थियों को, शिक्षक को, प्रधानाध्यापक को या किसी को नहीं मिलता है? तो पाठ्य योजना निर्माण का जो सर्वाधिक लाभ मिलता है वह किसको मिलता है? शिक्षक को मिलता है। बी ऑप्शन यहाँ पर साथियों सही हो जाएगा। आइए बात करते हैं अगले प्रश्न की कि शिक्षण कौशलों के विकास के लिए व्यवस्था की जाती है। सूक्ष्म शिक्षण की, इकाई योजना की, दल शिक्षण की या अभिक्रमित अन्वेषण की जाती है। तो आप सभी जानते हैं शिक्षण कौशल के विकास के लिए अगर देखा जाए जिस व्यवस्था की जाती है वह हमारी कौन सी होगी? वह होती है सूक्ष्म शिक्षण की बात करेंगे। जी हाँ, शिक्षण कौशलों के विकास के लिए व्यवस्था की जाती है, सूक्ष्म शिक्षण की व्यवस्था की जाती है। वाचिक अभिनय में क्या किया जाता है? विविध बालकों द्वारा पात्रों के रूप में संवाद का बोलना, शिक्षक द्वारा अभिनय, नाटक करना या कोई नहीं।
देखिए जो वाचिक अभिनय होता है, वाचिक अभिनय में जो है विविध बालकों के द्वारा पात्रों के रूप में संवाद बोलना पड़ता है। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। 50 नंबर प्रश्न है, एक समान शब्दों का उच्चारण सिखाने वाली विधि व्याकरण अनुवाद विधि है, ध्वनि साम्य विधि है, उच्चारण विधि है, या हम अनुकरण विधि की बात करेंगे। तो एक समान शब्दों को उच्चारण सिखाने वाली जो विधि कहलाती है वह हमारी कहलाती है ध्वनि साम्य विधि। बी ऑप्शन इज द राइट आंसर, करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न आप लोगों के स्क्रीन पर है कि बालक के किस सोपान से पता चलता है कि उसे क्या पढ़ना है? अनुकरण वाचन, आदर्श वाचन, प्रस्तावना या स्पष्टीकरण। तो बालक को किस सोपान से पता चलता है कि उसे पढ़ना चाहिए? वह आपका प्रस्तावना है। ठीक है, किसी भी ऐसे लेसन में प्रस्तावना ही होता है। तो बालक को जो है प्रस्तावना सोपान, इससे पता चलता है कि उसे क्या पढ़ना है। सी ऑप्शन सही हो जाए। अगला प्रश्न है, निम्न में से भाषा का आधारभूत कौशल नहीं है? सुनना, बोलना, पढ़ना, विचार करना। तो आप सभी लोग जानते हैं सुनना, बोलना, पढ़ना, और चौथा आपका क्या होता है? लिखना होता है। लेकिन यहाँ पर आप लोग देखेंगे जो आपका विचार करना भाषा का आधारभूत कौशल नहीं होता है। सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, ये 4 आधारभूत कौशल होते हैं। अगला प्रश्न है, हर्बट की पंचपदी का पद नहीं है। देखिए हर्बट के पंचपदी के पद हमने आपको बताया भी था कि आपका प्रस्तावना होता है, प्रस्तुतिकरण होता है, तुलना होता है, लेकिन आपकी पुनरावृत्ति नहीं होता है। एक बार फिर से दोहरा लेते हैं। प्रस्तावना और उद्देश्य कथन पहला आपके ये हो जाएंगे, और दूसरा प्रस्तुतिकरण, तुलना और सामान्यीकरण और प्रयोग। ठीक है, प्रस्तावना, उद्देश्य कथन, प्रस्तुतिकरण, तुलना, सामान्यीकरण, प्रयोग, ये हमारे 5 हर्बट के पंचपदी के पद हो जाएंगे। ठीक है। अगला प्रश्न दिया गया है कि कविता शिक्षण की विधि नहीं है। आप सभी जानते हैं रसास्वादन, व्याख्यान विधि, गीत अभिनय विधि, अनुकरण विधि। सभी जानते हैं। तो कविता शिक्षण की कौन सी विधि नहीं है? तो आप जानते हैं कविता शिक्षण की जो है अनुकरण विधि नहीं है। बाकी आपके रसास्वादन, व्याख्यान और गीत अभिनय विधि, ये तीनों कविता शिक्षण की विधि है। अनुकरण विधि आपकी कविता शिक्षण विधि की नहीं कहलाती है। कविता शिक्षण की विधियाँ गीत प्रणाली, अभिनय प्रणाली, व्याख्या प्रणाली, शब्दार्थ, खंडान्वय प्रणाली, व्यास प्रणाली, तुलना प्रणाली, समीक्षा प्रणाली, ये आपके कविता शिक्षण की प्रमुख विधियाँ। अगला प्रश्न है, भाषा संसर्ग विधि उपयोगी है? पद्य शिक्षण में, गद्य शिक्षण में, व्याकरण में या लेखन में? आप सभी जानते हैं कि भाषा संसर्ग विधि जो उपयोगी मानी जाती है वह व्याकरण पर मानी जाती है। सी ऑप्शन सही हो जाए। भाषा संसर्ग विधि का अर्थ और परिभाषा क्या है, आइए जान लेते हैं। इस प्रणाली में व्याकरण के नियमों का ज्ञान कराए बिना भाषा के शुद्ध रूप का अनुकरण करने का अवसर प्रदान कर छात्रों शुद्ध भाषा का प्रयोग करना सिखाया जाता है छात्रों को, और इसके द्वारा ही प्रारंभिक कक्षाओं में रचना तथा अभ्यास द्वारा भाषा का शुद्ध प्रयोग कराया जाता है। अगला प्रश्न है, वह कौन सा वाचन है जो गद्य में प्रयुक्त होता है परंतु पद्य में नहीं? मौन वाचन, आदर्श वाचन, अनुकरण वाचन, संवेद वाचन। सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट है। सभी मित्रों को जय हिंद, वंदे मातरम, इनकलाब जिंदाबाद। साथियों, एग्जाम को फतेह करना है तो प्रत्येक कमेंट, फीडबैक सर्वोपरि है, शर्माना है। प्रत्येक क्लास इंपॉर्टेंट है। तो वह कौन सा वाचन है जो गद्य में प्रयुक्त होता है? वह आप जानते हैं मौन वाचन। मौन वाचन ऐसा वाचन है जो आपके गद्य में प्रयुक्त होता है लेकिन पद्य पर नहीं होता है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, क्योंकि पद्य में आपका मौन वाचन नहीं होता है। ठीक है, मौन रूप से पठन नहीं कर सकते। पद्य का जो होता है आदर्श, संवेद, अनुकरण होता है। पद्य आपका जानते हैं, और लिखित सामग्री को बिना आवाज़ किए पढ़ना ही मौन वाचन कहलाता है। दल शिक्षण में शिक्षकों की संख्या होती है एक से अधिक, शिक्षक का अभाव होता है, 20 शिक्षक होते हैं या इनमें से कोई नहीं। देखिए जो दल शिक्षण का कार्य होता है वह एक से अधिक शिक्षकों का कार्य होता है। ठीक है, तो दल शिक्षण में शिक्षकों की संख्या एक से अधिक होती है। अगला प्रश्न है, कौन सी विधि संस्कृत से हिंदी शिक्षण में आई है? समवाय विधि, कहानी कथन विधि, सूत्र विधि, इनमें से कोई नहीं। सभी कमेंट कीजिएगा। तो कौन सी विधि संस्कृत से आपके हिंदी में आई है, सभी बताइएगा। तो जो आपकी सूत्र विधि है, जी हाँ, सूत्र विधि जो है ये आपके विधि ऐसी विधि है जो संस्कृत से हिंदी शिक्षण में आई है। सूत्र विधि नोट कर लीजिएगा।
जब शिक्षक द्वारा हाथ से पुस्तक लेकर वाचन कराया जाता है उसे अनुकरण वाचन कहते हैं, आदर्श वाचन कहते हैं, मौन वाचन कहते हैं, संवेद वाचन कहते हैं। देखिए, जब भी आप लोग अध्यापक अध्यापिका बनेंगे, बच्चों को पढ़ाएंगे और क्लास में कक्षा में बुक लेकर पढ़ा रहे होंगे बच्चों को, ठीक है, तो हाथ लेकर वाचन कराया जाता है शिक्षक द्वारा, ठीक है, तो उसे क्या कहा जाता है? उसे सभी लोग जानते हैं, उसे ही आदर्श वाचन कहा जाता है। बी ऑप्शन इज द राइट आंसर, करेक्ट आंसर हो जाए। वह प्रबंध जिसमें विद्यार्थी अपना अध्ययन कार्य अध्यापक की देख रेख में पूर्ण करते हैं स्वाध्ययन कहलाती है। गृह कार्य या पर्यवेक्षित अध्ययन या मौखिक कार्य की बात करेंगे तो वह प्रबंध जिसमें विद्यार्थी अपना अध्ययन कार्य अध्यापक की देख रेख में पूर्ण करे वह कहलाता है पर्यवेक्षित अध्ययन। थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रस्तावना का मूल आधार क्या होता है? पूर्व ज्ञान, सहायक सामग्री, शिक्षण उद्देश्य या समस्यात्मक प्रश्न। तो प्रस्तावना का जो मूल आधार होता है वह होता है पूर्व ज्ञान, ठीक है। किसी विषय का प्रस्तावना जो होता है पहला हमारा पद होता है और पहला प्रस्तावना में यही होता है, पूर्व ज्ञान से संबंधित ही होता है, ठीक है। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, आगमन विधि को अन्य किस नाम से जाना जाता है? विश्लेषण विधि, साम्यानुमान विधि, उदाहरण विधि या सत्यापित विधि के नाम से जाना जाता है। तो आगमन विधि को उदाहरण विधि के नाम से जाना जाता है। थर्ड ऑप्शन सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रवचन विधि किस शिक्षण विधि से संबंधित है? पद्य शिक्षण विधि, गद्य शिक्षण विधि, रचना शिक्षण विधि या कविता शिक्षण विधि? सभी कमेंट कीजिएगा, प्रत्येक भाई बहन शिक्षक बंधु गृहिणी। प्रवचन विधि किस शिक्षण विधि से संबंधित कहलाती है? देखिए, जब भी हम प्रवचन की बात करते हैं एक ही जिक्र होता है और वह जिक्र किसका होता है? सभी लोग बताइएगा। प्रवचन विधि किस शिक्षण विधि से संबंधित है? यह आपके गद्य शिक्षण से संबंधित हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हिंदी भाषा में प्रदर्शन विधि का दोष है? सभी विषयों में उपयोगी, छात्रों की निष्क्रियता, निम्न स्तर के लिए उपयोगी की बात करेंगे या अमनोवैज्ञानिक की बात करेंगे? तो इनमें से भाषा में प्रदर्शन विधि का जो दोष कहलाता है वह निम्न स्तर के लिए ही उपयोगी होती है, ठीक है। जो भाषा में प्रदर्शन विधि है वह केवल निम्न स्तर के लिए उपयोगी है और यही आपका दोष है, ठीक है। थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। सभी कमेंट कीजिएगा। आई होप सभी पैरामित क्लास को अवश्य आपने लाइक कर लिया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद सभी शिक्षक बंधुओं का। अगर आप ये वीडियो को कंटिन्यू देख रहे हैं तो आपके लिए ये अपने मन में आपने संकल्प ले लिया है सिलेक्शन पाने का। जी हाँ, कुछ लोग होंगे इस वीडियो को छोड़ के चले गए होंगे, ठीक है, तो वो अधजल घगरी छलकत जाए ऐसे वाले प्राणी होते हैं और ऐसे प्राणी को हम दूर से ही प्रणाम करते हैं। सभी मित्रों को यहाँ पे कमेंट कीजिएगा, सभी मित्र। जी हाँ, माध्यमिक कक्षाओं में व्याकरण का कौन सा रूप सिखाया जाता है? व्याकरण के सूत्र की बात करेंगे, निमित्त ज्ञान की बात करेंगे, शुद्ध व्याकरण की बात करेंगे, व्याकरण व्यवहारिक ज्ञान। देखिए, कोई भी चाहे मूवी हो चाहे सीन हो, अपने अपने थॉट्स होते हैं समझने के, ठीक है, मोटिवेशन के। कोई कुछ देखता है, कोई कुछ देखता है, कोई अब ठीक है, एक शिक्षक में सभी में निगेटिविटी होती है। ऐसा नहीं कि कोई जो प्राणी होगा, व्यक्ति होगा सर्वपूर्ण संपन्न होगा, ठीक है, कमियां होती हैं, लेकिन व्यक्ति अच्छा वही होता उसके आप अच्छे आचरण लीजिए, उससे आप ज्ञान लीजिए, ठीक है। नेगेटिविटी को मत लीजिए, जो सकारात्मक हो, पॉजिटिव वो चीज़ें लीजिए। आप लोग जीवन में असफलता को कभी नहीं पा सकते हैं, हमेशा सफल बनेंगे, ठीक है, क्योंकि आप लोग भावी अध्यापक अध्यापिकाएं हैं, शिक्षक बंधु हैं, ठीक है। तो हमारा दायित्व होता है पॉजिटिव की बातें करने के, क्योंकि विद्यार्थी जो होते हैं, बालक बालिकाएं, एक शिक्षक का ही अनुकरण करते हैं, ठीक है। चलिए प्रश्न की बात करेंगे। माध्यमिक कक्षाओं में व्याकरण का कौन सा रूप सिखाया जाए? व्याकरण के सूत्र, निमित्त ज्ञान, शुद्ध व्याकरण या व्याकरण व्यवहारिक ज्ञान? देखिए, माध्यमिक कक्षाओं में जो व्याकरण का कौन सा रूप सिखाया जाए वह होता है व्याकरण का व्यवहारिक ज्ञान सिखाया जाए, ठीक है। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। भाषा शिक्षण के मूल कौशलों में सबसे अंत में किस कौशल का शिक्षण कराना चाहिए? सभी लोग बताइएगा। पठन का, श्रवण का, बोलने का, लिखने का? देखिए, दो चीज़ें आप लोग अपने माइंड में बैठा लीजिए कि भाषा शिक्षण के जो कौशल है सबसे प्रथम कौन होता है? सुनना होता है, और यहाँ पे जो पूछा गया अंत में, तो अंत में क्या होता है? लिखना होता है, ठीक है। ये क्रम आपको ध्यान रखना है, सुनना, बोलना और पढ़ना, लिखना। अगला प्रश्न है, मातृभाषा शिक्षण में मौखिक अभिव्यक्ति हेतु किस पद्धति को अपनाएंगे? स्वाध्याय पद्धति, डाल्टन पद्धति, खेल पद्धति, प्रोजेक्ट पद्धति? तो मातृभाषा शिक्षण में मौखिक अभिव्यक्ति हेतु किस पद्धति को अपनाएंगे? वह पद्धति आपकी खेल पद्धति हो जाएगी। अगला प्रश्न है, प्राथमिक स्तर पर रचना शिक्षण के लिए कौन सी विधि उपयुक्त होगी? अनुकरण,
प्रश्नोत्तर, रूपरेखा या सूझबूझ की बात करेंगे। सभी कमेंट कीजिएगा। तो प्राथमिक स्तर पर रचना शिक्षण के लिए कौन सी विधि उपयुक्त हो जाएगी? वह हो जाएगी प्रश्नोत्तर विधि की बात करेंगे। खडानन का अर्थ समझाने के लिए किसी विधि का प्रयोग किया जाएगा? समास, विग्रह, चित्र दिखाकर, व्युत्पत्ति द्वारा, अर्थकथन द्वारा। तो खडानन अर्थात खड है आनंद जिसके, अर्थात हम समास की बात करेंगे। ठीक है, किसकी बात कर रहे हैं? यहाँ पे दिया गया है खडानन का अर्थ समझाने के लिए किसी विधि का प्रयोग करेंगे? समास विग्रह की विधि। और इसमें कौन सा समास हो रहा है खडानन में? सभी लोग बताइएगा। जब हमने आपके ग्रामर की टॉप 50 के जो क्वेश्चन किए हैं उस वीडियो को अवश्य देखिएगा। टॉप 50 प्रश्न के ग्रामर की वीडियो हमने की है, हिंदी के महत्वपूर्ण 50 प्रश्नों की। ठीक है, वो 50 प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है और ग्रामर से पूरे आपके जो अपठित गद्यांश पद्यांश आएंगे, वो जितने ग्रामर हमने किया वो अगर आपने पढ़ लिया बस उन्हीं से आपके प्रश्न पूछे जाएंगे। बाकी शब्द अलग हो सकते हैं, बाकी डायरेक्शन जो है और जो प्रकार हैं वही आएंगे। ठीक है, तो समास विग्रह, यहाँ पे समास का नाम क्या हो जाएगा? खडानन में बहुब्रीहि समास हो जाएगा। ठीक है, खडानन शब्द से बहुब्रीहि समास आपका बनता है। कविता शिक्षण का प्रमुख उद्देश्य क्या होता है? शब्दार्थ बोध, भावानुभावन, मनोरंजन या मापन क्षमता की बात करेंगे। तो कविता शिक्षण का जो प्रमुख उद्देश्य होता है वह भावानुभावन होता है। ठीक है, बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। कविता शिक्षण का मुख्य उद्देश्य उसमें निहित रसानुभूति या सौंदर्यानुभूति कराना होता है। कविता हृदय की वस्तु तथा अनुभूति की अभिव्यक्ति है। सौंदर्यानुभूति करने के लिए आवश्यक है कि विद्यार्थी पहले कविता का अर्थ समझे, तत्पश्चात ही वह काव्य द्वारा, ठीक है, परमानंद की प्राप्ति कर सकता है। परमानंद हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, परमानंद की प्राप्ति कर सकता है। कभी होता है कुछ चीज़ें बोलते हैं, ना बोलना भी होता है, फिर भी मुख से जिह्वा है निखर आता है। ठीक है, वर्णात्मक कविता शिक्षण की सही विधि क्या होती है? प्रश्नोत्तर प्रणाली, तुलना प्रणाली, शब्दार्थ प्रणाली, व्याख्या प्रणाली। तो वर्णात्मक कविता शिक्षण की जो सही विधि कहलाती है वह कहलाती है शब्दार्थ प्रणाली कहलाती है। अगला प्रश्न है, जल्दी 8-10 प्रश्न जो है कंप्लीट करेंगे और ये टॉप 80 प्रश्नों को कंप्लीट करेंगे। प्राथमिक स्तर पर कविता शिक्षण की उपयुक्त प्रणाली कौन सी है? व्याख्या प्रणाली, व्यास प्रणाली, तुलना प्रणाली या गीत व अभिनय प्रणाली। तो आप सभी जानते समझते हैं, ज्ञानी सर्वज्ञ व्याख्याता हैं, भावी अध्यापक अध्यापिकाएं हैं, शिक्षक बंधु हैं कि प्राथमिक स्तर पर कविता शिक्षण की जो उपयुक्त प्रणाली कहलाती है वह गीत व अभिनय प्रणाली कहलाती है। अगला प्रश्न दिया गया है कि व्याकरण ज्ञान की आवश्यकता होती है भाषा को बोलना सीखने के लिए, भाषा के शुद्ध प्रयोग के लिए, भाषा को बोलना सिखाने के लिए, भाषा को समझाने के लिए। तो व्याकरण ज्ञान की आवश्यकता किस लिए होती है? भाषा के शुद्ध प्रयोग करने के लिए होती है। अगला प्रश्न दिया गया कि डाल्टन अर्थात योजना शिक्षण पद्धति किस स्तर के बालकों के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है? पूर्व प्राथमिक स्तर, प्राथमिक स्तर, उच्च प्राथमिक स्तर या माध्यमिक स्तर। तो डाल्टन योजना शिक्षण पद्धति जो है किस स्तर के बालकों के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है? माध्यमिक स्तर की बात करें। जी हाँ, डाल्टन प्रयोगशाला योजना, डाल्टन योजना जो है, डाल्टन प्लान शिक्षण का एक कॉन्सेप्ट है जिसे अमेरिका के शिक्षा शास्त्री कुमारी हेलेन फर्कस ने आरंभ किया था। नोट कर लीजिएगा। प्रोजेक्ट प्रणाली के प्रवर्तक कौन है? किलपैट्रिक है, मॉन्टेसरी है, हेलेन पार्कहर्स्ट है या इनमें से कोई नहीं। तो प्रोजेक्ट प्रणाली के जो प्रवर्तक कहलाते हैं भाई आपके कौन कहलाते हैं? किलपैट्रिक कहलाते हैं। नोट कर लीजिएगा। भाषा शिक्षण में वाचन से पूर्व लेखन की शिक्षा का प्रतिपादन किया है किलपैट्रिक ने, मॉन्टेसरी ने, हेलेन पार्कस ने या फ्रॉवेल ने। तो भाषा शिक्षण में वाचन से पूर्व लेखन की शिक्षा का प्रतिपादन किसने किया है? हम बात करेंगे मॉन्टेसरी की बात कर रहे हैं। जी हाँ, भाषा शिक्षण में वाचन से पूर्व लेखन की शिक्षा का प्रतिपादन आपके मारिया मॉन्टेसरी ने किया है। नोट कर लीजिएगा। खेलों द्वारा प्रमुख रूप से भाषा के जिस पक्ष का शिक्षण किया जाता है वह व्याकरण शिक्षण है, रचना है, लिखित है, मौखिक है। तो खेलों के द्वारा प्रमुख रूप से भाषा के जिस पक्ष का शिक्षण किया जाता है वह मौखिक भाषा के पक्ष की बात करेंगे। अगला प्रश्न है, अव्यक्त इकाई में कक्षा में वर्तनी शिक्षण हेतु सर्वाधिक उपयोगी विधि श्रुत लेखन है, शुद्ध उच्चारण है, खेल है या प्रतिलेखन है। तो अभिव्यक्त इकाई में कक्षा में वर्तनी शिक्षण हेतु जो सर्वाधिक हमारी उपयोगी विधि कहलाती है वह साथियों खेल विधि कहलाती है। ठीक है, थर्ड ऑप्शन सही हो जाए। इकाई योजना आधारित नहीं होती है। देखिए, इकाई योजना आधारित उद्देश्य कथन होता है, प्रस्तुतिकरण होता है, मूल्यांकन होता है, लेकिन प्रस्तावना नहीं होता है। ठीक है,
तो प्रस्तावना इकाई योजना आधारित नहीं होता है। अगला प्रश्न है, हिंदी में मूल्यांकन का प्रयोजन है विषय की जांच करना, अगली कक्षा में क्रमोन्नति करना, भाषा के प्रति रुचि उत्पन्न करना या लिपि का सही ज्ञान होना। तो हिंदी में मूल्यांकन का जो प्रयोजन कहलाता है वह अगली कक्षा में क्रमोन्नति कहलाता है। 80 महत्वपूर्ण प्रश्न कंप्लीट कर चुके हैं। 1-2 प्रश्न और है, आइए उनको भी कंप्लीट कर लेते हैं। उपचारात्मक शिक्षण की प्रक्रिया कब तक चलती रहनी चाहिए? जब तक छात्रों का पिछड़ापन दूर न हो, जब तक छात्र रुचि लें, जब तक विद्यालय में समय मिले या जब तक अध्यापक चाहें। तो आप भली भांति जानते हैं उपचारात्मक शिक्षण की बात करेंगे तो उपचारात्मक शिक्षण प्रक्रिया में कब तक चलती रहना चाहिए? जब तक छात्रों का पिछड़ापन दूर न हो जाए। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हिंदी शिक्षण दुर्बल एवं मंद बुद्धि छात्रों के लिए कौन सी विधि उपयुक्त होगी? प्रश्नोत्तर, पुस्तक, समस्या या लेख विधि। तो हिंदी शिक्षण में दुर्बल एवं मंदबुद्धि छात्रों के लिए जिस विधि का उपयुक्त होगा वह हो जाएगी लेख विधि। ठीक है, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो ये महत्वपूर्ण 80 प्रश्न हमने कंप्लीट कर लिया आपके हिंदी पेडागॉजी, हिंदी शिक्षा शास्त्र के। और ये महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके संबंधित सारे जो पूरा निचोड़ है आपके पेडागॉजी का, सारे कंसेप्ट से 80 प्रश्न लिए गए हैं। ये आपकी वीडियो, ये गोल्डन वीडियो आपके लगातार ये मैराथन वीडियो आपको कैसी लगी नीचे कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा। और मैं आपके साथ जायसवाल सर जल्द मिलता हूं आपके अगले अभ्यास प्रश्न पत्र, मॉडल पेपर, प्रैक्टिस पेपर पर अगली क्लास पर। तब तक के लिए सभी मित्रों को जय हिंद, वंदे मातरम। धन्यवाद सभी का।